2024 के चुनाव को जीतने के लिए लगभग सभी ओपोजिशन पार्टीज ने मिलकर एक गठबंधन का निर्माण किया, जिसका नाम उन्होंने रखा इंडिया अलायंस। Opposition parties that met today for the second time in Bengaluru have named themselves India. That it's no longer UPA, it's going to be called India, which is Indian National Developmental Inclusive Alliance. और बिहार के चीफ मिनिस्टर नीतीश कुमार को इस गठबंधन के संयोजक के रूप में अपॉइंट किया गया। और इस अलायंस का मेन मकसद इन सभी 28 पार्टियों की ताकत को मिलाकर 2024 के इलेक्शन में बीजेपी को हराना था। लेकिन 2024 के इलेक्शन से पहले ही ये गठबंधन टूटता नजर आ रहा है। इंडिया गठबंधन टूट के कगार पर है। कांग्रेस पार्टी के गैर जिम्मेदाराना और अड़ियल रवैये ने इसको तार तार कर दिया है। इंडिया अलायंस का इन स्टेट इलेक्शंस में हाल रहा, अगर आगे जाके भी यही हाल रहेगा तो हम शायद बच नहीं पाएंगे। लेकिन ऐसा हो क्यों रहा है? क्यों ये अलायंस, जिसे बनाने का मकसद 2024 के इलेक्शन में जीतना था, वो 2024 के इलेक्शन से कुछ महीने पहले ही टूटता नजर आ रहा है? या हमारा इतनी जल्दी इस अलायंस को खत्म मान लेना ठीक नहीं होगा? और ये भी जानने की कोशिश करेंगे कि इंडिया अलायंस को 2024 के इलेक्शन में क्या क्या चैलेंजेस फेस करने पड़ सकते हैं। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। हमारा ये समझना जरूरी है कि ओपोजिशन को इस अलायंस का निर्माण क्यों करना पड़ा। तो ये सब बीजेपी के पिछले 10 साल के ट्रैक रिकॉर्ड को देखते हुए किया जा रहा है, जहां 2024 के इलेक्शन में बीजेपी का वोट शेयर 31% था और एनडीए गठबंधन के साथ ये वोट शेयर 38% तक पहुंच गया था। लेकिन यही बीजेपी का वोट शेयर 2019 के इलेक्शन में बढ़कर 38% तक पहुंच गया था। और अगर हम पूरे एनडीए गठबंधन के वोट शेयर को मिला दें तो ये पूरे भारत के वोट शेयर का 45% था। और तो और 10 साल तक सरकार चलाने के बाद भी प्रधानमंत्री मोदी जी की पॉपुलैरिटी बढ़ती ही चली जा रही है। और ये पॉपुलैरिटी सिर्फ भारत में ही नहीं, पूरी दुनिया में देखी जा सकती है। Indian Prime Minister Narendra Modi has yet again emerged as the most popular leader in the world. 10 सालों में बीजेपी ने कई चैलेंजेस फेस किए हैं, चाहे वो कोविड-19 की महामारी हो, डिमोनेटाइजेशन हो, पाकिस्तान और चाइना की समस्या हो, या देश में हो रहे अलग अलग प्रोटेस्ट जैसे सीए प्रोटेस्ट और फार्मर प्रोटेस्ट हो। इतना सब होने के बाद भी इंडिया टुडे की रिपोर्ट से पता चलता है कि 72% लोग मानते हैं कि बीजेपी गवर्नमेंट ने अच्छा काम किया है। और इंडिया टुडे का ओपिनियन पोल ये भी कहता है कि अगर आज इलेक्शन हो, एनडीए की कोalition को 285 से 325 लोकसभा सीट मिल सकती है। इसका मतलब 2024 के इलेक्शन में भी बीजेपी तीसरी बार फिर से अपनी गवर्नमेंट बना सकती है। इन्हीं सब चीज़ों को देखते हुए ओपोजिशन की 28 पार्टियों ने मिलकर एक अलायंस का निर्माण किया, जिससे उनके बिखरे हुए वोट एक जगह आ सके। और इन सभी वोट को एक जगह इकट्ठा करके ओपोजिशन बीजेपी को हराने का प्लान बना रही है। और बेंगलोर में जब इंडिया अलायंस की मीटिंग हुई तो उन्होंने सभी पार्टीज के वोट काउंट को जोड़ते हुए प्रिडिक्ट किया कि पूरे अलायंस का वोट काउंट भारत के टोटल वोट काउंट का 38% होगा, जो कि बीजेपी के बराबर है। और यही कारण है कि ओपोजिशन ने इस अलायंस का निर्माण किया। तक इस अलायंस की ऐसी ही 4 मीटिंग हो चुकी है। अब इस अलायंस से बहुत सी अच्छी चीजें एक्सपेक्ट की जा रही थी, लेकिन रियलिटी में इंडिया अलायंस के साथ इसका बिल्कुल ऑपोजिट हो रहा है। जहां अलायंस के पीएम फेस की बात की जाती है, वहीं ये अलायंस डगमगा जाता है। क्योंकि जब मल्लिकार्जुन खड़गे जी को पोटेंशियल पीएम फेस डिक्लेयर किया गया तो इस डिसीजन को ममता बनर्जी और केजरीवाल दोनों ने सपोर्ट किया। लेकिन इस डिसीजन से लालू यादव और नीतीश कुमार दोनों नाराज हो गए। और इतने नाराज हो गए कि दिल्ली की अलायंस मीटिंग में जब ममता बनर्जी ने मल्लिकार्जुन खड़गे जी का नाम पीएम फेस के लिए आगे रखा, तो पहले तो नीतीश कुमार और लालू यादव ने इस पर नाराजगी जताई और बाद में मीटिंग के बीच से ही उठकर चले गए और मीटिंग के बाद होने वाली प्रेस कॉन्फ्रेंस को भी अटेंड नहीं किया। बात यह है कि नीतीश कुमार जी खुद इंडिया अलायंस के पीएम फेस बनना चाहते थे। इससे लालू यादव को अपने बेटे तेजस्वी यादव को बिहार की सीएम सीट पर बिठाने में आसानी होती। और इसी पीएम फेस पर होते कॉन्फ्लिक्ट को देखते हुए खड़गे जी ने कई बार कहा है कि पहले इलेक्शन जीत लेते हैं, उसके बाद पीएम फेस कौन बनेगा इस पर डिसीजन लेंगे। हमने पहले सभी लोग जीत के आना है, कौन प्राइम मिनिस्टर बनना ये बाद में की बात है। ये इंडिया अलायंस में होने वाला इकलौता डिसएग्रीमेंट नहीं है। अखिलेश यादव जी ने ये भी कह दिया था कि उत्तर प्रदेश में अलायंस की जो भी स्ट्रेटजी रहेगी वो अखिलेश यादव जी खुद डिसाइड करेंगे। और इसी बीच केजरीवाल जी ने भी पंजाब में कांग्रेस से कोई भी टाई अप रखने से मना कर दिया है। और बंगाल में भी ममता जी ने कांग्रेस से कोई भी संबंध रखने से मना कर दिया है। चीफ मिनिस्टर ममता बनर्जी snapped ties with the Congress. Now, Mamta has declared the TMC would go solo in the upcoming Lok Sabha elections. इस सब के बाद सबसे बड़ा धोखा इंडिया अलायंस को तब मिला जब नीतीश कुमार जी ने फिर से 9वीं बार पलटी मार के एनडीए ज्वाइन कर लिया। वो ही नीतीश कुमार जिन्होंने सबसे पहले ये अलायंस बनाने का आइडिया
सभी ओपोजिशन लीडर के पास जा जाकर उन्हें दिया था और उन्होंने ही 2024 के इलेक्शन से पहले ही इस अलायंस को छोड़ दिया। और इन सभी टकराव का एक बड़ा कारण इन सभी लीडर्स की ईगो भी है, जो कि इन्हें एक दूसरे के साथ काम करने से रोक रही है। इस अलायंस में ऐसे भी लीडर हैं जो एक दूसरे के साथ काम किया एक दूसरे को देखना भी पसंद नहीं करते और इसी इगोइस्टिक अप्रोच के कारण इंडिया अलायंस में इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट खत्म नहीं हो रहे हैं। अब ये तो ही अलायंस और उसमें हो रही इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट की बात। अब ये जानने की कोशिश करते हैं कि इंडिया अलायंस को 2024 के इलेक्शन से पहले क्या क्या चैलेंजेस फेस करने पड़ सकते हैं। सबसे पहला चैलेंज सीट शेयरिंग का होगा। जहां इंडिया अलायंस सीट शेयरिंग के मामले पर अभी भी कोई भी कॉन्क्रीट डिसीजन नहीं ले पाई है, वहीं पंजाब, बंगाल और केरल की गवर्नमेंट ने अपने स्टेट में कोई भी सीट कांग्रेस को देने से साफ मना कर दिया है। और भारत में ऐसे भी स्टेट हैं जहां कांग्रेस की बीजेपी के साथ सीधा मुकाबला है, जैसे हिमाचल और राजस्थान। वहां कांग्रेस का ही किसी दूसरी पार्टी के साथ सीट शेयर करना बहुत मुश्किल है। और उत्तर प्रदेश में अखिलेश यादव ने एक लंबी चौड़ी बातचीत के बाद कांग्रेस को 17 सीटें दी हैं। दूसरा चैलेंज जो इंडिया अलायंस को फेस करना होगा वो है कि इंडिया अलायंस के पास 2024 का इलेक्शन लड़ने के लिए उनके पास कोई क्लियर पॉलिसी या क्लियर मुद्दा नहीं है जिसके आधार पर वो लोगों से वोट मांग सकें। लेकिन इसके बिल्कुल विपरीत बीजेपी के पास 2024 का इलेक्शन लड़ने के लिए क्लियर मुद्दे हैं जिसके आधार पर बीजेपी 2024 के इलेक्शन लड़ने की तैयारी कर रही है। इनसे पूछा जाए कि इनके इस साल के इलेक्शन के खास मुद्दे क्या हैं, तो ये एक ही जवाब देते हैं, मोदी को हटाना है, डेमोक्रेसी को बचाना है और देश को बचाना है। देश की मजबूरी है, बीजेपी को हराना जरूरी है। देश की मजबूरी है, करप्ट लोगों के साथ अरविंद केजरीवाल खड़े हों। करप्ट लोगों के साथ, जैसा मैंने कहा कि इस वक्त देश की मजबूरी है, कुछ भी करो लेकिन मोदी और अमित शाह की जोड़ी को हराना जरूरी है। केजरीवाल जो ये कर रहा है ये सत्ता के लिए नहीं कर रहा। जहां एक तरफ बीजेपी क्लियर मुद्दे लेकर चल रही है, चाहे वो देश को थर्ड लार्जेस्ट इकोनॉमी बनाना हो, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करना हो, जल जीवन मिशन के तहत 12 करोड़ लोगों को साफ पानी पहुंचाना हो, या पीएम आवास योजना हो, या भारत को डिजिटली इम्प्रूव करना हो, ऐसी बहुत सी और भी योजनाएं बीजेपी ने लॉन्च की है। चाहे वो जलधन योजना हो, उज्ज्वला योजना हो, आयुष्मान भारत योजना हो, जिसके तहत 50 लाख से भी ज़्यादा लोगों को हेल्थ इंश्योरेंस दिया जा रहा है, जो कि पूरी दुनिया में सबसे बड़ा हेल्थ इंश्योरेंस स्कीम है। नेशनल सिक्योरिटी के मामले में भी बीजेपी ने बहुत बड़े डिसीजन लिए हैं, जैसे जम्मू कश्मीर से आर्टिकल 370 हटाना, इंडियन आर्मी को बेहतर इक्विपमेंट प्रोवाइड किए जा रहे हैं, पीओके को भारत में वापस जोड़ने की बातें हो रही हैं। बीजेपी की सरकार आने के बाद भारत में आतंकवादी घटनाएं भी बहुत कम हो रही हैं और इसी के साथ साथ पूरी दुनिया भी भारत की बढ़ती ताकत को अनदेखा नहीं कर पा रही है। इसके बिल्कुल विपरीत इंडिया अलायंस बिना किसी इलेक्शन पॉलिसी के साथ 2024 का इलेक्शन लड़ने को तैयार है। जहां देश को नॉर्थ और साउथ में बांटने की बात हो या देश के लोगों को जाति के आधार पर बांटने की बात हो, ये लोग ऐसी पॉलिटिक्स करना बखूबी जानते हैं। और भारत की जनता ये बात भी बखूबी जानती है कि कोएलिशन पार्टी देश चलाना तो दूर, उनमें अपने आपसी मतभेद ही खत्म नहीं होते। और इसी आपसी मतभेद के कारण आज इंडिया अलायंस बिखरता जा रहा है और ये लोग इसी टूटे फूटे अलायंस के साथ इलेक्शन लड़ना चाहते हैं। और इसके बिल्कुल विपरीत बीजेपी एक डेवलपमेंटल अप्रोच के साथ इस साल का इलेक्शन लड़ने जा रही है। और इसी के साथ मैं आपका ओपिनियन जानना चाहता हूँ कि आपके हिसाब से 2024 के इलेक्शन के समय किस तरह के हालात होंगे और कौन सी पार्टी इलेक्शन को डोमिनेट करेगी। मुझे आप कमेंट करके ज़रूर बताना और वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा।